हेलो गाइस, सो वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो लेक्चर नंबर 15। और हम सोल्यूशन पे पहले ही 14 वीडियो लेक्चर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करो, केम सेंटर चैनल में जाओ और प्लेलिस्ट चेक करो। वहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर अपलोड मिलेंगे और उन्हें अच्छे से देखो, नोट प्रिपेयर करो, उसके बाद ही इस लेक्चर को देखो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लास्ट लेक्चर में हमने हेनरी का नियम और गैसों की तरफ में विलेयता पढ़ ली थी। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सॉल्यूशन का हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर होगा। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको 14 वीडियो लेक्चर अपलोड करा चुके हैं और आपको पढ़ा चुके हैं पूरा चैप्टर जो हमारा सॉल्यूशन था। अगर उन वीडियो लेक्चर को आप देखते हो तो कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा और सभी डाउट आपके क्लियर होंगे। और आई होप आप लोगों ने अगर वो वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का हमारा जो ये वीडियो लेक्चर है वो स्पेशली न्यूमेरिकल्स के ऊपर है। हम जो सॉल्यूशन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो पूछे जाते हैं बार बार वो सॉल्व करेंगे। और जब मैं कहूँ वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करो तो पहले आपको न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व करने हैं, उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो आज का एक जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है और हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस पर हम डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद चलेंगे हम अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे। सो माय नेम इज जीतू एंड यू आर वाचिंग मी ऑन केम सेंटर। सो स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल से लेक्चर को। चलो स्टार्ट करते हैं। सो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है 0.1 मोलर ग्लूकोज विलयन तथा 0.1 मोलर NaCl के विलयन में किस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा। मतलब वो कह रहा है कि हमारे पास एक 0.1 मोल ग्लूकोज का विलयन है और एक 0.1 मोलर हमारा जो NaCl का विलयन है, हमारे पास ये दो विलयन है। पूछ रहा है कि इस विलयन का परासरण दाब होगा अधिक या इस विलयन का, मतलब जिसमें NaCl घुला है उसका परासरण दाब अधिक होगा या जिसमें ग्लूकोज घुला है उसका परासरण दाब अधिक होगा। बहुत सिंपल है। अगर आपने लेक्चर नंबर शायद 13, हाँ अगर आपने लेक्चर नंबर 13 देखा है बार्नट हाफ फैक्टर तो आप इजीली से बता पाएंगे, क्योंकि मैंने बार्नट हाफ फैक्टर में आपको क्या बताया था कि जिसके लिए बार्नट हाफ फैक्टर की वैल्यू ज्यादा होगी उसका परासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन, ये सब क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो इसमें से आपको बस यही चेक करना है कि किसका बार्नट हाफ फैक्टर अधिक है और किसका कम है, बस आप यही लिख देंगे, उसी का जो परासरण दाब होगा वो अधिक होगा। लिखेंगे किस प्रकार से वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, तो पहले क्या है NaCl विलयन, NaCl के लिए अगर हम बार्नट हाफ फैक्टर निकालते हैं तो क्या निकालते थे, जो घुल जाता है वाटर में उसके बाद जितने कण आते हैं और उससे पहले जितने कण, तो NaCl टूटता है वाटर में किसमें Na प्लस में और Cl माइनस में, इसी में तो टूटता है Na प्लस और Cl माइनस में। तो घुल के कितने कण बन गए, दो, और पहले कितने कण थे, एक, तो 2/1 कितना आया, 1। तो बार्नट हाफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आई NaCl के लिए, 1। और दूसरा क्या है हमारा ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या होता है, ना तो विलयन में संगुणित होता है, ना ही जुड़ता है, ना ही डाइमर बनाता है और ना ही वियोजित होता है। तो ग्लूकोज टूटता ही नहीं है विलयन में, तो क्या कहेंगे ग्लूकोज के लिए तो 1 ही रहेगा। ये बात ध्यान रखो। तो ग्लूकोज के लिए बार्नट हाफ फैक्टर कितना है, 1, और NaCl के लिए हमारा कितना है, 2। तो किसका परासरण दाब अधिक होगा, 2 वाले का। डेफिनेटली किसका अधिक होगा, 2 वाले का। तो हम लिख देंगे 0.1 m NaCl विलयन का परासरण दाब अधिक होगा, क्योंकि NaCl विलयन का बार्नट हाफ फैक्टर ग्लूकोज के विलयन से अधिक होता है। यही हमें भाषा लिखनी है, बस ये हमारा 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पूछा जाता है। हो सकता है इसकी जगह बदल के आपको कुछ और दे दे, ग्लूकोज की जगह KCl दे दे, यहाँ पे CaCl2 दे दे, तो आप क्या करोगे, बार्नट हाफ फैक्टर देख लोगे, जिसका ज्यादा होगा उसी के परासरण दाब अधिक होगा। चलो स्टार्ट करते हैं इसे। देखो कैसे लिखेंगे हम लोग। तो आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से नोट करोगे, फिर उसके बाद लिखोगे 0.1 m ग्लूकोज, यम का मतलब क्या है, मोलरता, तो मोलर बोलते हैं। 0.1 मोलर ग्लूकोज तथा 0.1 मोल NaCl, ये NaCl अलग लिखा है, यम अलग है। NaCl विलयन में से 0.1 मोल NaCl विलयन का परासरण दाब अधिक होगा। जो 0.1 मोलर NaCl विलयन होगा उसका परासरण दाब अधिक होगा, क्योंकि NaCl के लिए बार्नट हाफ गुणांक I का मान ग्लूकोज से अधिक होता है। देखो NaCl जब टूटेगा एक्वस मतलब जलीय पानी में, तो Na प्लस बनेगा, Cl माइनस बनेगा, अतः बार्नट हाफ गुणांक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर 2 है बटे में 1, तो 2/1 मतलब यहाँ पे मैं लिख दूं 2/1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा बार्नट हाफ फैक्टर की वैल्यू। और C6H12O6 ये क्या, ग्लूकोज विलयन में आयनों में नहीं टूटता है, ग्लूकोज विलयन आयनों में नहीं टूटता है, इसलिए इसके लिए I बराबर 1 ही रहेगा। जब टूटेगा ही नहीं, ना तो संगुणित होगा ना वियोजित होगा, तो I का मान जितना था उतना रहेगा, जितने अणु पहले थे उतने अणु रहेंगे, तो I का मान 1 होता है। देखो तो अब पता चल गया ना, उसके लिए I का मान 1 है, उसके लिए I का मान 2 है, तो जिसके लिए 2 है उसका परासरण दाब अधिक होगा।
अतः 0.1 मोल NaCl के विलयन का परासरण दाब अधिक होगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से लिखना है और इसे आप लिखेंगे अच्छे से तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, कोई भी मार्क आपका डायरेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखना है, जिसका बांध ठा फैक्टर ज्यादा उसके बाद उसका परासरण दाब ज्यादा, उसका क्वथनांक में उन्नयन ज्यादा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जिसका बांध ठा फैक्टर ज्यादा होगा उसका परासरण दाब अधिक होगा, बांध और हिमांक में अपनमन अधिक होगा और क्वथनांक में उन्नयन अधिक होगा। ठीक है, तो हम सब बांध ठा फैक्टर पे ये वैल्यू डिपेंड करती है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आप अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो अब आप आसानी से कर पाओगे। आपको क्या निकालना है, बांध ठा फैक्टर, और बांध ठा फैक्टर कैसे निकालते हैं वो मैं लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। कण टूट के कितने, देखो पहले जितने कण बाद में हुए 2 कण और बटे में टोटल पहले का कण, तो 2/1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे इस प्रकार के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलो इसे अच्छे से नोट करो, फिर मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, 2015, 16, 13, 12 में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नोट करो, आगे मूव करते हैं, नोट करो। ओके, चलो अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ही बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ये आया 8, 15, 16, 13, 12, 17 और 18 में पूछा गया ये क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है इस बार भी आपके एग्जाम में पूछा जाए। बहुत ही सरल है, मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ लेकिन मैंने लिखाया नहीं था इसलिए मैं वो लिखा दे रहा हूँ आपको। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि छिलका उतरे हुए अंडे को जब हम जल में डालते हैं तो वह फूल जाता है, जबकि नमक के विलयन में डालने पर वह सिकुड़ जाता है। ठीक है, जब छिलका किसी अंडे का हम छिलका उतार देते हैं और उसको हम जल में अगर पानी में डालते हैं तो वह फूल जाता है। अगर उसी को हम नमक ऐसे पानी में डालें जिसमें नमक घुला हो, ऐसे विलयन में डाल दें तो क्या हो जाएगा, वो सिकुड़ जाता है। ये किसके कारण होता है, तो मैंने आपको ये परासरण में पढ़ाया था कि हाँ ये परासरण के कारण होता है। क्यों होता है ये भी मैंने आपको समझाया था, तो मैंने लिखाया नहीं था वहां पे, तो मैं लिखा दे रहा हूँ क्या लिखना है इसमें। देखो, छिलका उतरे हुए अंडे को जब हम जल में डालते हैं तो परासरण की वजह से विलायक के अणु जल से अंडे में जाने लगते हैं, क्योंकि जल तनु होता है जबकि अंडे के अंदर का विलयन सांद्र होता है, इसलिए अंडा फूल जाता है। लेकिन जब अंडे को नमक के विलयन में डालते हैं तो नमक के विलयन की सांद्रता अंडे के अंदर के विलयन की सांद्रता से क्या होती है, अधिक, इसलिए परासरण के कारण विलायक के कण अंडे से जल में आने लगते हैं, इस कारण अंडा क्या होता है, सिकुड़ जाता है। समझते हैं कैसे, देखो क्या होगा। देखो अंडा है, अंडे के जब हम छिलका उतार देंगे, जब हम उसे वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, वो फूल जाता है। ठीक है, और परासरण होने लगता है। आप कहोगे परासरण में तो अर्धपारगम में झिल्ली की जरूरत होती है, वो कहाँ है, तो मैंने आपको बताया था ये अर्धपारगम में झिल्ली वाला, अगर आपने वीडियो लेक्चर देखा है तो आपने देखा होगा कि अंडे के ऊपर एक पन्नी होती है, उसे भी क्या बोलते हैं, अर्धपारगम झिल्ली। तब जब हम अंडे को डालते हैं वाटर में तो क्या होता है, परासरण होने लगता है। अब सुनो कैसे परासरण होता है। परासरण होता क्या है, विलायक के कण तनु विलयन से किधर जाते हैं, सांद्र विलयन की तरफ। अब पानी में मान लो हमारा अंडा किसमें पड़ा है, पानी में पड़ा है ना, तो पानी क्या है, पानी में कुछ मिला ही नहीं तो वो तो तनु विलयन है। और अंडे के अंदर प्रोटीन है, बहुत सी चीजें हैं, तो अंडे के अंदर भी द्रव होता है, एक वो विलयन है, अंडे के अंदर भी विलयन है। तो अंडे के अंदर का विलयन की सांद्रता अधिक होगी और पानी की सांद्रता है ही नहीं, उसमें कुछ पड़ा ही नहीं, पानी की सांद्रता बहुत कम है। तो क्या होंगे, जो विलायक के अणु होंगे वो कहाँ जाने लगे, जो पानी के अणु है वो तनु से सांद्र में जाते हैं परासरण में, तो जो जल के अणु होंगे वो कहाँ से कहाँ जाने लगेंगे, बाहर से अंडे की तरफ। मतलब जल का विलयन है, जल है, उससे कहाँ जाने लगे, अंडे में। जब जल अंडे में जाने लगेगा तो अंडा फूल ही जाएगा अपने आप। तो इसी कारण जब हम जल में डालते हैं अंडा तो क्या हो जाता है, अंडा फूल जाता है। इसके विपरीत जब हम इसी अंडे को इसमें डालते हैं नमक के विलयन में, अब हमने ऐसे अंडा डाला नमक का विलयन जिसमें नमक घुला है, तो अब क्या होगा, अंडे के विलयन की सांद्रता कम होती है, जो विलयन होगा अंडे के अंदर वो कम सांद्र होगा। लेकिन हमने बाहर तो नमक घोला है, जिस विलयन में नमक घुला है उसकी सांद्रता अधिक होगी। तो अब की जो अंडे के अंदर विलायक के कण होंगे वो कहाँ आने लगे, अंडे के अंदर से बाहर आने लगेंगे उस नमक के विलयन में। तो इसका मतलब क्या है, जब अंडे के अंदर से कण बाहर निकलने लगेंगे विलायक के तो अंडा तो पिचक ही जाएगा, इस कारण होता है ये। ठीक है, तो हमको लिख के क्या आना है, मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। और ये किसके कारण होता है, परासरण। और परासरण होता क्या है, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः ही प्रवाह क्या कहलाता है,
परासरण कहलाता है। तो मैं आपको इसको एक बार अच्छे से समझाता हूँ। देखो मान लो यहाँ पे मानते हैं मार्कर भी नहीं वर्क कर रहा है, मानते हैं ये हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे पानी भरा है, क्या भरा है, जल भरा है, क्या भरा है, H2O, ये H2O भरा है, इसमें हमने ये अंडा अपना डाल दिया, ठीक है, क्या डाल दिया, एग, ये क्या है, एग, अंडा, एग पड़ा है, ठीक है, और ये पानी भरा है, तो क्या होंगे, ये जो विलायक के कण है, क्योंकि ये तनु विलयन है और अंडे के अंदर का जो विलयन होगा वो सांद्र होगा, मान लो ये अंडे के अंदर का विलयन है, ये वाला, तो ये जो विलायक के कण है जो जल के अणु है वो कहाँ जाने लगेंगे, अंडे में, ऐसे कहाँ जाने लगेंगे, अंडे में, इसे बोलते हैं इंडोस्मोसिस, अंतःपरासरण, इसको क्या बोलते हैं, अंतःपरासरण, इंडोस्मोसिस। तो ये विलायक जो जल के अणु है वो कहाँ जाने लगे, अंडे में, तो जल के अणु जब अंडे में जाएंगे तो अंडा फूल जाएगा। इसी प्रकार आप लोग ये जब ये क्वेश्चन आए तो बनाना चाहना तो आप बना भी सकते हैं, ना बनाना चाहें तो नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसी प्रकार मार्कर वर्क नहीं कर रहा है, इसे समझ लो। यहाँ पे हमने क्या भर दिया, NaCl विलयन, क्या भर दिया, NaCl विलयन, क्या है, नमक का विलयन। अब ये नमक का विलयन में हमने जब अंडा डाला, यही वाला, ठीक है, तो ये हम अंडा डालेंगे नमक के विलयन में, तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखो, तो होगा कुछ यूं, ये जो NaCl विलयन है जब हम इसको डालेंगे, एक भी मार्कर वर्क नहीं कर रहा है, डालेंगे इसको इसमें, तो देखो क्या होगा, अब ये अंडे के अंदर जो विलयन भरा है ये वाला, क्योंकि अब अंडे के अंदर का विलयन कैसा हो जाएगा, तन, और बाहर जो है ये तो हो गया अब हमारा सांद्र, तो अंडे के अंदर से जो विलायक के कण होंगे वो कहाँ आने लगेंगे, बाहर, इस विलयन में आने लगेंगे बाहर, इस प्रकार कहाँ आने लगेंगे, बाहर, ऐसे बाहर आने लगेंगे। तो जब बाहर अंडे से पानी बाहर आने लगेगा तो हम क्या कहेंगे, परासरण हो रहा है, ठीक है, और परासरण जब अंडे के अंदर से कण बाहर आएंगे तो अंडा तो पिचक ही जाएगा, सिकुड़ ही जाता है, इस कारण क्या होता है, अंडा सिकुड़ जाता है। जब देखो परासरण अंदर की तरफ होता है तो उसे बोलते हैं अंतःपरासरण, क्या बोलते हैं, लिख लेना आप लोग, परासरण देखो कहाँ हो रहा है, अंडे के अंदर हो रहा है, मतलब अंतःपरासरण, कण विलायक के कहाँ जा रहे हैं, अंदर की तरफ, तो उसे बोलते हैं अंतःपरासरण, और जब कण बाहर आते हैं तो उसे बोलते हैं बाह्य परासरण। तो हो सकता है ये भी आपसे पूछ ले कि अंतःपरासरण क्या होता है, बाह्य परासरण क्या होता है। तो जब विलायक के अणुओं का परासरण किधर होगा, अंदर की तरफ, तो उसे बोलेंगे अंतःपरासरण, जब बाहर की तरफ होगा तो उसे बोलेंगे बाह्य परासरण। तो आपको आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि जब हम छिलका उतरे हुए अंडे को जल में डालते हैं तो वो क्यों फूल जाता है, और जब नमक के विलयन में डालते हैं तो क्यों सिकुड़ जाता है। तो आप क्या लिख के आएंगे वो मैंने आपको बता दिया, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है बोर्ड पे ये मार्कर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था तो आपको दिखाई ना पड़ रहा, तो मैं बोल रहा हूँ, आप साथ साथ उसे लिख लेंगे। तो लिखा है, छिलका उतरे हुए अंडे को जब हम जल में डालते हैं तो परासरण की वजह से, किसकी वजह से, परासरण की वजह से विलायक के अणु जल से अंडे में जाने लगते हैं, जल से किसमें जाने लगते, अंडे में जाने लगते हैं, क्योंकि जल तनु विलयन होता है, जबकि अंडे के अंदर का विलयन क्या होता है, सांद्र होता है। अब अंडे के अंदर का विलयन का मतलब क्या है, अंडे के अंदर प्रोटीन सभी चीजें होती हैं तो उसके अंदर भी एक विलयन होता है, इसलिए अंडा क्या हो जाता है, भूल जाता है। लेकिन जब अंडे को नमक के विलयन में डालते हैं तो नमक के विलयन की सांद्रता अंडे के अंदर के विलयन की सांद्रता से अधिक होती है। जब हम अंडे को किसमें डाल देते हैं, नमक के विलयन में, तो जो अंडे के अंदर की सांद्रता होती है वो कम होती है और नमक का विलयन हमारा ज्यादा सांद्र हो जाता है। तो इसी कारण, इसलिए परासरण के कारण जो अब विलायक के कण होंगे वो अंडे से निकलकर जल में आने लगते हैं, अंडे से निकलकर नमक के विलयन में, यहाँ लिखेंगे अंडे से निकलकर, यहाँ लिख लेंगे NaCl, यहाँ लिख लेंगे आप NaCl, अंडे से निकलकर NaCl विलयन में आते हैं, ये यहाँ पे लिखेंगे अंडे से निकलकर NaCl विलयन में, इसमें आने लगते हैं, NaCl विलयन में आने लगते हैं, अतः अंडा क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। आप ये चित्र बना लेंगे, इसमें देखो परासरण बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, अंतःपरासरण, इसमें क्या हो रहा है, परासरण अंदर से बाहर की तरफ हो रहा है तो इसे बोलेंगे बाह्य परासरण। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन होता है, वो भी आप सेम लिख लेंगे, मैं बता दूं आपको क्या लिखेंगे। वो क्वेश्चन आता है कि जब हम कोशिका को जल में डालते हैं तो कोशिका फूल जाती है, और जब हम उसे NaCl के विलयन में डालते हैं तो कोशिका क्या होती है, सिकुड़ जाती है। तो उसमें भी आपको सेम यही चीजें लिखनी है, ठीक है। जहाँ पे अंडा लिखा है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कोशिका लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, जब हम कोशिका को जल के विलयन में डालते हैं तो कोशिका फूल जाती है, क्योंकि जल के अणुओं का प्रवाह कोशिका के अंदर होने लगता है, किसके कारण, परासरण के कारण। जब उसी कोशिका को हम नमक के विलयन में डालते हैं
तो जो कोशिका के अंदर का विलायक है वो धीरे धीरे नमक के विलयन में आने लगता है, क्योंकि कोशिका के अंदर की कोशिका द्रव्य की जो हमारी सांद्रता होती है वो नमक के विलयन से कम होती है, इसलिए कोशिका के अंदर से विलायक किसमें आने लगता है, नमक के विलयन में आने लगता है, इसलिए हमारी कोशिका क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो आप इजीली आप इसको समझ पाएंगे और दोनों ही ये लिख पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करो, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोट करो जल्दी से, नोट करो नोट करो। अब हम सॉल्व करेंगे इस न्यूमेरिकल को। जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ये है 2.25 ग्राम ग्लूकोज जिसका अनुभार दिया 180 को 25 ग्राम जल में घुलने पर हिमांक में 0.93 मतलब 93% की 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। जल का मोलल अपभ्रमण स्थिरांक की गणना करो। जीरो पॉइंट के बाद हमें पूरी डिजिट नहीं बोलनी चाहिए, फिर भी 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। जल का मोलल अपभ्रमण स्थिरांक की गणना करो। दिया है, देखो क्या क्या दिया, पहले बोल लिखेंगे। ग्लूकोज का भार दिया स्मॉल डब्ल्यू का मान 2.25 ग्राम, जल का भार दिया है कैपिटल डब्ल्यू 25 ग्राम, ग्लूकोज का अनुभार हमें स्मॉल एम का मान दिया है 80 और हमें डेल्टा टीएफ जो हमारा हिमांक में अवनमन हुआ है, हिमांक में कमी हुई है, वो दिए डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें निकालना है जल के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या निकालना है, जल के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक, जिससे हम कहां से लिखते हैं, केएफ। ये केएफ हमारा क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास फार्मूला ये होता है, हमने हिमांक का अवनमन जब पढ़ा था तो वहां पे हमने ये फार्मूला डिराइव किया था, और m बराबर 1000 KFW बटे डेल्टा TFW। सबका मान डाल देंगे यहाँ पर। m का मान कितना है, देखो स्मॉल m है हमारा, स्मॉल m है सॉरी यहाँ पे 180। तो स्मॉल m का मान हमारा कितना दिया 180, यहाँ पे लिखेंगे 180 बराबर में कितना है 1000। KF की वैल्यू हमें निकालनी है तो KF ऐसे रखेंगे। स्मॉल w का मान हमारा 2.25 और यहाँ पे डेल्टा TF का मान डालना। डेल्टा TF का मान हमारा 0.93 और कैपिटल W का मान हमारा कितना है, कैपिटल W है 25। ठीक है, ये कितना है 25। तो यहाँ से हम अगर इसको काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ से अगर हम करें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको पहले मैं इससे काटता हूँ, इस जीरो से हम ये वाला जीरो काट सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे अब ये 100 बचा, 25 कम 25, 25 से कुछ 100, ये से कट जाएगा। इधर हमारा बचा 18 और इधर बचा 4 और यहाँ पे बचा KF, यहाँ पे बचा 2.25 और बटे में बचा 0.93। ठीक है, तो इसकी मैं पहले गुणा कर देता हूँ। KF को इधर रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आप लोग यहाँ देखें तो मैं KF निकालता हूँ। तो KF बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0.93 इधर आ जाएगा और मल्टीप्लाई में हमारा 18 तो इधर था ही, ये 18 लिखा है यहाँ पे, वर्क नहीं कर रहा है, ये लिखा है 18 डिवाइड में, ये डिवाइड में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और डिवाइड में हमारा कितना आ जाएगा 2.25। ठीक है, ये सब हमारा डिवाइड में आएगा। तो KF का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, देखो ऊपर गुणा करेंगे 18 से 54 का 4 हासिल हमारा 5 लगता है और 18 में हमारा 162 और 5 तो हो जाएगा 170 का जीरो हासिल कितना 17 17 तो आ जाएगा हमारा 17.04। कितना आ जाएगा 17.04 ऊपर आ जाएगी गुणे और नीचे कितना आ जाएगा 4। इसकी गुणा करोगे तो 4 25 20 का जीरो हासिल लगा 2 4 दूनी 8 तो 10 का जीरो हासिल लगा 2 1 और 4 दूनी 8 1 9 तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 9। तो ये ऊपर आ गया KF बराबर आ गया 17.04 और बटे में कितना आ गया हमारा 9.00। तो 9 से जब भाग देंगे इसको तो KF बराबर हमारा लगभग आ जाएगा 9 1 कम 9 पॉइंट लगाएंगे 8 बचा 9 9 81 मतलब जाएगा तो 8 बार में 1.8। तो KF का मान हमारा आ जाएगा 1.8। KF का मान हमारा कितना आ जाएगा 1.8। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमारा जो KF की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1.8। ध्यान रखेंगे KF की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 1.8। ठीक है, कितनी आ जाएगी 1.8। आगे काटना चाहो तो ये और भी कट जाएगा, यहाँ पे कुछ और बचेगा तो लगभग आ जाएगा 1.86 और काहे में डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल। ठीक है, तो क्या करा है हमने, हमारे पास 2.25 ग्राम ग्लूकोज का अनुभार हमें 180 दिया था को 25 ग्राम H2O में घोलने पर हिमांक में इतने की कमी होती है। जल का मोलर अपभ्रमण स्थिरांक ज्ञात करना है, मतलब इसका KF का मान ज्ञात करना है। ये चीजें हमें दी हैं। ग्लूकोज का भार स्मॉल W ये दिया है, जल का भार कैपिटल W ये दिया है, ग्लूकोज का अनुभार 180 ये दिया है और KF की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमने क्या किया, यहाँ से देखो m बराबर 1000 KFW डिवाइडेड में डेल्टा TFW, ये फार्मूला होता है हमारा हिमांक में अपनमन का।
ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से सबकी वैल्यू पुट कर दी और हम जब केएफ की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो पाएगा। आप लोग इसे अच्छे से नोट करो, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नोट करो जल्दी से नोट करो, दूसरे न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं। चलो अब हम करते हैं इस अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है कि 0.2 मोल NaOH विलयन तथा 0.2 मोलर Na2CO3 विलयन में किसका हिमांक अधिक होगा। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको पीछे भी कराए हैं। इस क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं, जिसके लिए बांड ढाप गुणांक की वैल्यू ज्यादा उसी का परासरण दाब अधिक होगा, उसी का हिमांक भी क्या होगा, अधिक होगा। तो इसमें से हमें क्या चेक करना है, देख लेना है कि NaOH का जो बांड ढाप गुणांक है वो ज्यादा है या Na2CO3 का। कैसे चेक करेंगे वो हम जानते हैं। लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो वो टाइप करो, जाके यूट्यूब पे टाइप करो बांड ढाप गुणांक केम सेंटर, शायद 13 लेक्चर है या 14 लेक्चर है, आ जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो हम पहले NaOH के निकालते हैं बांड ढाप। NaOH जब डिसोसिएट होता है, टूटता है, तो क्या देता है हमें, Na+ देता है और OH माइनस। तो अगर हम बांड ढाप गुणांक I की वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जितने कण बाद में हुए, कितने कण हुए, 2, और पहले कितना था 1, तो I की वैल्यू NaOH के लिए कितनी आई, 2। कितनी आई, 2। अब इसके लिए निकालते हैं Na2CO3 के लिए। देखो Na2CO3 ये जलीय विलयन में क्या करेगा, हमें कैसे टूटता है, तो ये 2Na+ में टूटता है और ये किसमें टूटता है, CO3 के ऊपर माइनस 2 माइनस, ऐसे टूटता है। 2Na+ में टूटता है, ये CO3 के ऊपर 2 माइनस में टूटता है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इसमें देखो कितने कण हैं, 2 कण यहाँ पे, 1 कण यहाँ पे, तो कितने कण हो गए, I का मान कितने रखे, 3, और पहले कितना था 1, तो इसके लिए I का मान कितना आ गया, 3। अब देखो किसके लिए I का मान कितना, बांड ढाप गुणांक किसके लिए जाता है, इसके लिए, तो इसका मतलब है Na2CO3 का क्या होगा, हिमांक ज्यादा होगा। तो हमें लिखना कैसा है, इसी बात को हम कैसे लिखेंगे, चूंकि NaOH विलयन के लिए बांड ढाप गुणांक की वैल्यू 2 होती है, जबकि सोडियम कार्बोनेट विलयन के लिए बांड ढाप गुणांक I की वैल्यू 3 होती है, अतः Na2CO3 विलयन का हिमांक NaOH के विलयन से ज्यादा होगा, क्योंकि सांद्रता तो दोनों की बराबर है, 0.2 मोलर 0.2 मोलर। हमें देखना क्या है, बांड ढाप गुणांक, क्या देखना है, बांड ढाप गुणांक। तो हम यही लिखेंगे 0.2 मोलर Na2CO3 विलयन में का हिमांक 0.2 NaOH विलयन से अधिक होगा, क्योंकि 0.2 मोलर Na2CO3 विलयन का Na2CO3 विलयन जल में घुलने पर हमें ये आयन, ये वाला आयन देता है, रिएक्शन लिखना चाहिए। तो आप सीधे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि Na2CO3 का जो बांड ढाप फैक्टर होता है वो ज्यादा होता है, जबकि NaOH विलयन का बांड ढाप फैक्टर कम होता है, इसलिए Na2CO3 विलयन का जो हिमांक होगा वो अधिक होगा और जो NaOH विलयन है उसका हिमांक कम होगा। तो आप यही लिख के आएंगे, ठीक है, आप यही लिख के आएंगे। तो आई होप आपको अच्छे से अब क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम नेक्स्ट पे, अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है, चलो इसे नोट करो अच्छे से, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नोट करो अच्छे से नोट करो और कॉपी पेन लेके न्यूमेरिकल स्टार्ट करो और अच्छे से अपने आप से न्यूमेरिकल पहले सॉल्व करो। और ये हमारा लास्ट लेक्चर है, इसके बाद हम अपना चैप्टर नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे रेडॉक्स विक्रिया। क्या पढ़ेंगे, रेडॉक्स विक्रिया, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करो, फिर मूव करते हैं आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। चलो अब हम सॉल्व करेंगे इस न्यूमेरिकल को। देखो ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, 0.1 मोलर Na2CO3 कार्बोनेट विलयन बनाने के लिए 500 ml जल में कितने ग्राम Na2CO3 को घोलना पड़ेगा। ठीक है, ये कैपिटल M दिया है और कैपिटल M से हम क्या डिनोट करते थे, मोलरता। तो मोलरता का फार्मूला में पता है क्या होता है, देखो यहाँ पे हम पहले मोलरता का फार्मूला लिख लेते हैं। मोलरता बराबर होता था विलय के मोलों की संख्या ऊपर, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, और बटे में क्या होता था, विलयन का आयतन, वो भी किसमें, लीटर में। ये जो होता था विलयन का आयतन, वो किसमें, लीटर में। ये तो होती है मोलरता, विलयन का आयतन होता था लीटर में। ठीक है, अब हमें देखो यहाँ पे दिया क्या क्या, पहले वो लिख लेते हैं। तो हमें जो मोलरता का यहाँ पे मोलरता हमें दी है, मोलरता हमें कितनी दी है, 0.1 मोल, 0.1 मोलरता दी है। और क्या था, Na2CO3, इसका अगर हम अणुभार निकाले Na2CO3 का अणुभार निकालने, अणुभार यही तो विलय है, इसका अणुभार हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 Na है, Na का होता है 23 प्लस C 1 है तो C का होता है 12, 3 और 16। जब इनको करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 23 दूना 46
और प्लस 12 और प्लस 48, तो कितना आ जाएगा 48 12 ये 60 हो गया, 60 और 46 106, ये अड़भार इसका आ जाएगा 106। ठीक है, और हमें क्या दिया है, बिलियन बनाने में के लिए 500 ml जल, कितना 500 ml जल, तो बिलियन का आयतन कितना दिया है हमें 500 ml, बिलियन का आयतन कितना दिया है 500 ml, तो 500 ml दिया, तो इसको हम 1/2 लीटर लिखेंगे, आधा लीटर तो है। ठीक है, सबका मान डाल दो। अब मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, पहले हम मोलों की संख्या निकाल लेंगे। चलो मोलों की यहाँ यहीं पे सीधे मान रख देते हैं, तो हम इसको इस फार्मूले को ये भी, चलो मोलरता का मान कितना दिया 0.1 बराबर विलेय के मोलों की संख्या को हम ये लिख सकते हैं, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, ये तो भी लिख सकते हैं, विलेय का भार बटे अणुभार, जो विलेय का भार होगा वो रखेंगे और विलेय का अणुभार, बटे में विलयन का आयतन लीटर में कितना है 1/2 रख देंगे यहाँ पे, बराबर इधर 0.1 है। विलेय का भार हमें निकालना है कि कितना भार हमें देना है, मतलब कितना ग्राम घोलना पड़ेगा वही हमें निकालना है। ठीक है, और अणुभार हमें, तो यहाँ पे विलेय का भार ऐसे लिखेंगे, विलेय का भार यही हमें निकालना है, और बटे में अणुभार हमें कितना निकल के आया 106, और पूरे के बटे में कितना है 1/2। ठीक है, तो ये 1/2, अब यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इधर। ठीक है, तो इधर है 0.1 बराबर, इसको हम ऐसे लिखेंगे विलेय का भार, विलेय का भार, और बटे में ये हमारा कितना है 106, और ये पलट के हो जाएगा 2/1, तो काट देंगे 2 × 2, ये आ जाएगा 2 × 5 10 2 × 3 80, तो इधर आ गया 0.1 बराबर विलेय का भार बटे 53, विलेय का भार बटे में कितना बचा 53, ये विलेय लिखा है। अब 53 इधर आ जाएगा, इससे गुणा हो जाएगी, 53 की इधर गुणा आ जाएगी, तो 53 बन जाए 53, तो ये आ जाएगा 0.53 ग्राम, कितना आ जाएगा 0.53 ग्राम। इतना हमें जानना पड़ेगा, क्या चीज़ है Na2CO3 कितना भरना पड़ेगा, विलेय का भार हमें जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 0.53 ग्राम। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ईजी है। 0 हमें आपके मोलरता दिए, मोलरता का मान दिया है, तो मोलरता का मान और विलेय के मोलों की संख्या को ऐसे लिखते हैं, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, Na2CO3 का अणुभार हमने निकाल लिया, फिर सबका मान डालेंगे तो 0.53 ग्राम, मतलब अगर हम 0.1 मोल Na2CO3 विलयन बनाएंगे तो क्या होगा, हमें इतने ग्राम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो अब इसे नोट करो फटाक से, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नोट करो, इसे नोट करो, अच्छे से नोट करो, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। ओके, नोट करो। चलो अब हम सॉल्व करेंगे इस न्यूमेरिकल को, ये आया है 2003 में, 2008 में, 2010 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। मैंने आपको मोल प्रभाव पढ़ाया, आप मोल प्रभाव से इजीली इसको निकाल पाएंगे। तो पहले पॉज करके वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे सभी लोग, खुद से ट्राई करो, अच्छे से ट्राई करो, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो और आंसर बताओ मुझे। चलो ठीक है, चलो मैं सॉल्व करूं, चलो सॉल्व करता हूं मैं। ठीक है, चलो देखो क्या हमें दिया है कि 72 ग्राम जल है और 92 ग्राम क्या है एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाव ज्ञात करने हैं। तो दोनों के मोल प्रभाव ज्ञात करने से पहले दोनों के मोलों की संख्या निकालते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम एथिल अल्कोहल की बात करें, जो जल दिया है यहाँ पे लिखेंगे H2O के लिए, H2O के लिए, जो H2O के लिए अगर हम अणुभार निकालें तो कितना आएगा, हम जानते हैं हाइड्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन का होता है कितना 1 और ऑक्सीजन कितना 16, तो आ जाएगा ये 18। तो H2O का जो अणुभार वो यहाँ पे लिख लेंगे MH2O, इसका मतलब ये H2O का अणुभार है। ठीक है, ये किसका अणुभार है H2O का, तभी मैंने छोटा सा यहाँ पे H2O लिख दिया। ठीक है, अब हमें H2O का भार हमें कितना दिया है WH2O, मतलब H2O का भार हमें जो दिया है, भार किसका भार है H2O का, H2O का भार हमें कितना दिया है देखोगे ध्यान से, तो भार हमें दिया है 72 ग्राम, तो 72 ग्राम। तो अगर हम इसके मोलों की संख्या निकालेंगे H2O के मोलों की संख्या, ठीक है, तो H2O यहाँ पे हमने ये H2O के मोल की संख्या या मोलों की संख्या, तो हमने इसको स्मॉल n माना है। ठीक है, जो H2O है उसको लिए हमने स्मॉल n माना है, मोलों की संख्या स्मॉल n, तो कितनी आ जाएगी, ऊपर क्या रखते भार बटे अणुभार, तो भार कितना 72 और अणुभार कितना है 18, तो 18 चक्को 72, मतलब n का मान कितना आ गया 4। ठीक है, जो H2O का मोल है वो कितना है 4 मोल है उपस्थित इस मिश्रण में, कितने मोल है H2O के 4। इसी प्रकार एथिल अल्कोहल के लिए, एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है C2H5OH के लिए अणुभार इसका निकालेंगे एथिल अल्कोहल के लिए, तो इसको हम यम C2H5OH लिखे दे रहे हैं। ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे याद रखोगे C2H5OH का अणुभार क्या है,
निकालेंगे तो देखो कितने कार्बन है, 2, एक कार्बन पे कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन कितना है 5, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, प्लस ऑक्सीजन कितना है 1 फिर से, और ऑक्सीजन के ऊपर 16 होता है और एक हाइड्रोजन फिर है, तो 1 गुणे 1, तो 12 दूनी 24 प्लस 5 ये हो जाएगा 16 एकम 16, 1 फिर 1 यहाँ पे, तो सब जोड़ लेंगे, ये 24 16 40 5 45, अनुभार कितना आ जाएगा हमारा 45। एथिल अल्कोहल का जो अनुभार है वो हमारा कितना आ जाएगा 45। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कार्बन कितने हैं 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 दूनी 24, और हाइड्रोजन कितने 6, तो 24 6 30, और यहाँ पे 46 आएगा, कहीं पे गड़बड़ हो गया, हाँ 45 1 46, ठीक है 46, कितना आ जाएगा ये 46। तो अनुभार कितना आ गया एथिल अल्कोहल का 46, और भार हमें कितना दिया एथिल अल्कोहल का भार जो C2H5OH है का भार हमें कितना दिया है वो भी देख लेंगे हम। भार हमें कितना दिया है, हमें भार दिया है 92 ग्राम, कितना दिया है 92 ग्राम, ठीक है। तो हम मोलों की संख्या अगर निकालें, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या हमने स्मॉल इसको मान लिया n, कैपिटल N, तो ऊपर रखेंगे क्या भार, तो भार हमें कितना दिया 92, और भार कितना दिया है 46, तो 46 से कट जाएगा पूरा पूरा, तो कितना आ जाएगा 2, मतलब जो कैपिटल N का मान हमारा वो आ जाएगा कितना 2, कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब हमें मोल प्रभाव निकालने हैं, तो इधर में लगाएगा, तो मैं पहले निकालता हूँ एथिल जल का मोल प्रभाव, जल का मोल प्रभाव, इसको हम लिख लेते हैं काई H2O, ठीक है, मतलब जल का मोल प्रभाव। तो मोल प्रभाव क्या लिखे, जिसका मोल प्रभाव निकाला जाता है उसके मोलों की संख्या ऊपर, तो स्मॉल n ऊपर रखेंगे और नीचे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ठीक है। तो स्मॉल n का मान हमारा कितना निकला था, मोलों की संख्या जो कितनी निकली थी 4, और 4 प्लस यहाँ पे 2, इसके कितना है 2, तो ऊपर आ जाएगा 4/6, तो काट लेंगे हमारा कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 2 3 6, मतलब 2/3, ठीक है। तो इसको जो हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0.6, तो ये आ जाएगा 0.6। तो जो H2O है, जो जल होगा, जो जल का मोल प्रभाव होगा वो 0.6 होगा। इसी प्रकार एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव निकालेंगे, C2H5OH का मोल प्रभाव, इसका मोल प्रभाव निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे C2H5OH, क्या रखेंगे हम ऊपर रखेंगे कैपिटल N और बटे में N प्लस N, मान रखेंगे दोनों का, जिसका मोल प्रभाव निकालते हैं उसके मोलों की संख्या ऊपर और नीचे टोटल मोल, ठीक है। तो n का मान हमारा कितना निकल के आया था 2, और इसका मान 4 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 2/6, काटेंगे 2 कम 2 2 3 6, तो 1/3 है, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा हमारा H2O, C2H5OH, मतलब ये आ गए 0.3, किसके मोल आ जाएंगे हमारे, ये आ जाएंगे हमारे किसके मोल आ जाएंगे, ये हमारे मोल आ जाएंगे इसके एथिल अल्कोहल के। ये लगभग में और भी इसके आगे आएगा, आप करोगे तो इसके आगे और भी आएगा। तो यहाँ पे ऐसे ये 0.33 चलता चला जाएगा आगे, और यहाँ पे तो हम इसको 0.3 ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे इसका कितना आ जाएगा, देखो जब हम काटेंगे 3 से तो 6 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 6 चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखिए, तो यहाँ पे हमने इसको 6 लिख दिया है, ठीक है। तो ये आ गए हमारे मोल प्रभाव, ठीक है। तो इस प्रकार हम निकालेंगे मोल प्रभाव, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और 2003 2008 2010 में पूछा गया है, और हो सकता है आपकी बार भी पूछा जाए, बहुत ही इजी है। आपको क्या देखना है, H2O के लिए अनुभार निकाल लेना है, और भार तो हमें दिया है, फिर मोलों की संख्या निकाल लेनी है, तो भार बटे अनुभार हमने रख दिया 4 आ गया। इसी प्रकार एथिल अल्कोहल का अनुभार निकाला तो हमारा 46 आ गया, और इसका भार दिया था 92, तो हम 92/46 मतलब भार बटे अनुभार करेंगे तो 2 आ गए। अब हमें पहले जल का मोल प्रभाव निकाला, तो जल के लिए जल के मोलों की संख्या ऊपर नीचे टोटल मोल, जल के मोलों की संख्या कितनी थी 4, और टोटल मोल कितने 4 प्लस 2/6, तो हम काट दिए तो 0.6 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे हमने रखा तो हमारा 0.3, तो ये आ गया हमारे मोल प्रभाव, ठीक है। तो इस मिश्रण में जल का मोल प्रभाव कितना होगा 0.666, और जो इसका है एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव कितना होगा 0.33। ये आसान दुश्मन होगा क्योंकि 6 6 6 आता ही चला जाएगा ऐसे, तो हमने 0.6 लिख दिया। यहाँ आप इसके ऊपर ऐसे बार भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी 3 3 3 आता ही चला जाएगा, जब भाग दोगे तो 3 के ऊपर भी बार लगा सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलो नोट करो इस न्यूमेरिकल को, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। मूव करो, नोट करो जल्दी से नोट करो। ओके, चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। चलो अब हम सॉल्व करेंगे अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, 2016 में पूछा गया है, बहुत ही इजी है और बार बार पूछा भी जाता है सामने का। देखो 11.7 ग्राम NaCl को 500 ml जल में घोला गया है, बिलियन की मोललता ज्ञात करो। क्या निकालनी है, मोललता, मोललिटी, बहुत ही इजी है। हमने मोललता की परिभाषा आपको बताई थी। मोललता का फार्मूला क्या होता था,
विलयन की मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का आयतन किलोग्राम में। विलायक का जो भार रखेंगे द्रव्यमान नीचे वो किलोग्राम में। तो जो जो दिया है पहले वो लिखेंगे यहाँ पे। तो हमें क्या क्या दिया है देखो, गिवन दैट हमें दिया है 11.7 ग्राम, मतलब 11.7 ग्राम। तो जो हमें भार दिया है स्मॉल डब्ल्यू का मान वो दिया है 11.7 ग्राम। ठीक है, जल जो विलायक का भार हमें दिया वो कितना दिया है, विलायक का भार हमें दिया 500 ml। ठीक है, कितना दिया है 500 ml। और देखो क्या दिया है, विलयन की मोललता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, मोललता। तो यहाँ पे देखो, हाँ डब्लू ये हमें दिया है विलेय का भार। डब्लू को क्या बोलेंगे हम, विलेय का भार। तो ये तो डब्लू होता है। हमें विलायक का भार किसमें रखना है, लीटर में, किलोग्राम में रखना है। नीचे किसका रखना है, किलोग्राम में। तो यहाँ पे हम 1 लीटर बराबर क्या मानते हैं, 1 किलो। तो इसीलिए हम इसको ये लिख सकते हैं ना, 500 बटे 1000 kg। अब तो किलोग्राम में हो जाएगा, मतलब 1/2 किलो। ये तो मतलब आ गया, विलायक का भार हमने 1/2 किलो कर दिया। ठीक है, ध्यान से देखो, जो हम NaCl का अणुभार निकालेंगे वो क्या आएगा, NaCl का अब हम अणुभार निकाल लेंगे। अणुभार Na का कितना होता है 23 और Cl का होता है 35.5। वो देखो हम क्वेश्चन में दिया भी है। तो अणुभार कितना आ जाएगा 58.5। ये NaCl का क्या आ गया, अणुभार। अणुभार मतलब स्मॉल m। ठीक है, ये अणुभार आ गया। ठीक है, अब हमें क्या रह गया ना, मोलों की संख्या निकालेंगे, क्योंकि मोलों की संख्या की जरूरत पड़ती है हमें। तो विलेय के या NaCl के, विलेय लिख लो, NaCl ही तो विलेय है, विलेय के मोलों की संख्या हम अलग से निकाल रहे हैं, आप फार्मूले में भी रख सकते हो। विलेय के मोलों की संख्या क्या निकालना, भार बटे अणुभार, मतलब स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम। तो भार कितना है विलेय का, हमें दिया है 11.7, 11.7 बटे ये कितना है 58.5। काटेंगे, देखो कटेगा कुछ, 117 × 5 = 85, मतलब कितना आ जाएगा, ये तो ऊपर आ जाएगा 1/5, मतलब आ जाएगा हमारा 0.2। कितना आ जाएगा 0.2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा मोलों की संख्या। अब हमें पता है मोललता की परिभाषा क्या, यहाँ लिखेंगे मोललता बराबर, मोललता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, और बटे में क्या होता है, जो हमारा विलायक होता है उसका भार या द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान केजी में, किसमें, केजी में। तो रख देंगे मान। विलेय के मोलों की संख्या हमारी आई है 0.2 बटे, इसका मान हमारा कितना आया है 1/2। कितना आया 1/2। तो ये कूद के ऊपर चला जाएगा, तो 0.2 × 2, तो हमारा ये आंसर कितना आ जाएगा, जो एम का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 0.4। ये आ गई हमारी मोललता। ठीक है, तो मोललता कितनी आ जाएगी 0.4। बहुत ही सिंपल है ना, कर लोगे, आराम से कर लोगे। पहले आप लोगों को वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है। जब आपका क्वेश्चन लग जाए फिर इससे देखना है कि हाँ मेरा क्वेश्चन सही लगा है या गलत। ठीक है, तो क्या है 11.7 ग्राम, मतलब स्मॉल डब्ल्यू दिया है, विलेय का भार और विलायक का भार इतना दिया है। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1 लीटर माना जाता है। 1 किलोग्राम बराबर माना जाता है 1 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसी को कन्वर्जन कर लिया, तो 1/2 किलोग्राम आ गया हमें, क्योंकि किलो में रखना है तो यहाँ पे हमने मान रख दिया। और मोललता की परिभाषा ये होती है, मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। आप चाहे तो ये फार्मूला लिख के आप यहाँ पे विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार लगा सकते हैं, फिर रख सकते हैं, तो आंसर भी आपका सेम आएगा। तो ये जो मोललता है वो हमारी कितनी आ जाएगी, m बराबर 0.4। नोट करो इस न्यूमेरिकल को, ये 2016 में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 2 नंबर में आता है और बहुत ही इजी है। अगर आपने मोललता और मोललता की परिभाषा पढ़ी तो आप ये आराम से लगा पाएंगे न्यूमेरिकल। चलो नोट करो इसे, फिर अगले न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं। जल्दी से नोट करो, नोट करो, नोट करो। चलो अब हम सॉल्व करेंगे अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि 1.81% ग्लूकोज के जलीय विलयन का पराशर दाब 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2.4 atm है। ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात करना। जैसा क्वेश्चन अभी हमने लगाया सेम वही क्वेश्चन है, सेम वैसे क्वेश्चन है। आप लोग पॉज करके खुद से ट्राई करो, पॉज करके खुद से ट्राई करो, पॉज करके खुद से लगाएंगे सभी लोग, सभी लोग पहले लगाएंगे फिर मैं लगा के दिखाता हूँ। चलो मैं लगाता हूँ, देखो ध्यान से देखो क्या है 1.81%, इसका मतलब समझ लो। ठीक है, कोई विलयन है उसमें 1.81% क्या है, ग्लूकोज का भार है। 100 ग्राम अगर विलयन है तो 100 ग्राम विलयन में से कितना 1.81% क्या होगा, ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज का भार क्या होगा, W। तो हमें जो जो दिया है पहले वो लिखेंगे, दिया है यहाँ से देख लो क्या क्या दिया है। जो स्मॉल W का मान दिया है ग्लूकोज का
वो दिया 1.81 ग्राम के जलीय विलयन का परासरण दाब 17 डिग्री सेंटीग्रेड। जो टेम्परेचर हमें दिया वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसमें 273 जोड़ लेंगे तभी तो केल्विन में होगा। तो 17 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये किसमें आ जाएगा 290 केल्विन। ये कितना आ जाएगा 290 केल्विन। तब आ जाएगा 290 केल्विन। परासरण दाब मतलब पाई का मान हमें दिया 0.8, पाई का मान दिया 2.4 एटीएम और ग्लूकोज का अनुभार मतलब स्मॉल एम का मान निकालना है और आर का मान हमें फिर से वही दिया है 0.0821 लीटर एटीएम लीटर मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ठीक है, यदि आर का मान आर का हो या एस को हमने क्योंकि एस लिखा है तो हम एस लिखेंगे। फिर हमें वही समीकरण लगानी है जो बांड हाफ समीकरण क्या होती है बांड हाफ समीकरण से। और V कितना दिया है आयतन विलयन का, देखो ध्यान से विलयन का आयतन हमें 100 ग्राम है ना 100, तो 100 बटे में कितना कर देंगे 1000 क्योंकि 100 में से 100% ही तो विलयन होता है। 100% विलयन में 1.81% क्या है ये ग्लूकोज है। तो ये कुछ लिख देंगे तो यहाँ से ये कट जाएंगे 2 जीरो से 2 जीरो तो कितना आ जाएगा 0.1 लीटर। कितना आ जाएगा 0.1 लीटर ये आ गया। तो मान रख देंगे क्या होती है पाई V बराबर NST और एन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं स्मॉल w बटे स्मॉल एम और एस टी। यहाँ से एम का मान निकाल तो एम इस साइड आ जाएगा, ऊपर बचेगा W इंटू एस इंटू टी और बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा पाई इंटू बी। सबका मान डालेंगे। W का मान हमारे पास कितना है स्मॉल W का मान है 1.81, एस का मान 0.0821, टी का मान हमारे पास है 290, पाई का मान हमारे पास है 2.4 और V का मान हमारे पास कितना है 0.1। ठीक है, ये हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे अब इसे सॉल्व करेंगे अच्छे से। तो m बराबर कितना आ जाएगा ऊपर से सभी पॉइंट हटा देंगे तो 181 ये बन जाएगा 1 2 3 4। ठीक है 0.0821 यही तो था हाँ ठीक है। तो 1 2 3 4 4 अंक बाद उधर पॉइंट 2 अंक बाद यहाँ पे तो 6 हो गए। अब इसको हम लिख लेंगे 821 और गुणे 2 अंक बाद इधर हमने पॉइंट बढ़ाया 4 अंक बाद इसका हटाया तो 6 ऊपर हो जाएंगे तो इसकी घात -6 और गुणे में कितना है 290 और बटे में इसके भी पॉइंट दोनों हटा देंगे तो इधर ये हो जाएगा 24 कम 24 और बटे में ये हो जाएगी 10 की घात कितनी -2। ठीक है कितनी हो जाएगी 10 की घात -2। तो m बराबर अब ऊपर देखेंगे गुणा करा लेंगे हम तो जो कटता है वो काट दो पहले। ये 2 से कट जाएगा तो यहाँ पे 12 बचेगा, ये भी 2 से कट जाएगा तो 1 कम 2 2 चक्कू 8 और 2 पंचे 10। तो ऊपर हमारा बचा 181 गुणे 821 और गुणे 145 और बटे में हमारा बचा है 12 गुणे यहाँ पे 10 की घात -2 है वहाँ पे 10 की घात -6 है तो ऊपर जाके 10 की घात कितनी बचेगी केवल -4 बचेगी। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो m बराबर देखो हमारा ऊपर है 181 और 821 और गुणे में 145 इन तीनों की गुणा कराओ। ठीक है, तो इन तीनों के हम गुणा कराएंगे यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे क्या बचा 181 बचा, 821 बचा और 145 बचा और 10 टू द पावर -4 और डिवाइड में क्या बचा 12 1 कम 12 तो 181 गुणे 825 ये लिखा है 821 हाँ सॉरी ये 821 है और गुणे में 145। इन तीनों के जब हम गुणा करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। फिर 10 की घात -4 है और 12 से जब हम भाग करेंगे इस पूरे को तो हमारा 179 55 95 पॉइंट इतना आ जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से भाग तो कर ही लोगे ना, कैलकुलेशन है बाकी मैंने बता दिया तरीका क्या है। ठीक है, ये आ जाएगा जब हम 12 से भाग देंगे तो इतना आ जाएगा। अब 10 की घात -4 है तो 4 पॉइंट इधर बढ़ा देंगे, पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लगा 1 2 3 4 अंक बाद पॉइंट आ जाएगा तो 179.55 इतना ये तो लगभग आ जाएगा हमारा 179.5 या तो लगभग इसे हम बोलेंगे 180। कितना लगभग बोल देंगे 180। एम का मान हमारा कितना आ गया 180। हम जानते भी हैं कि ग्लूकोज का जो होता है अनुभार वो कितना आता है 180। तो ये हमारा आ जाएगा ग्लूकोज का अनुभार कितना आ गया एम बराबर 180। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही इजी है, सेम दोनों न्यूमेरिकल थे, आप अच्छे से दोनों लगा पाएंगे। ठीक है, तो नोट करो इसे। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं। ये 2014 में पूछा गया न्यूमेरिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करो इसे अच्छे से और कैलकुलेशन आप खुद से कर लोगे। ठीक है, मैं तरीका बता रहा हूँ आपको किस तरीके से आपको लगाना है, किस तरीके से पहचानना है कि हाँ वैल्यू कितनी है। बस यहाँ पे ये तुम्हें समझना है कि 1.81% ग्लूकोज है, मतलब जो 100 ग्राम अगर बिलियन होगा तो उसमें से 1.81 ग्राम क्या होगा हमारा ग्लूकोज और बाकी होगा हमारा विलायक। तो टोटल जो बिलियन होगा वो कितना है 100 ग्राम और 100 या तो 100 आयतन बिलियन का लिखना है ना तो 100 ml मानेंगे। तो इसको हम लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे तो 0.1 लीटर। फिर ये बांड समीकरण लगा के हम क्या करेंगे इसका m का मान निकाल लेंगे। तो नोट करो इसे, फिर अगले न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं। नोट करो जल्दी से।
हाँ, तो ये क्या लिखा है, सॉल्यूशन कंप्लीटेड ऑल द बेस्ट फॉर दिस चैप्टर, मस्ट लर्न दिस वन। ठीक है, तो हमारा जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में पढ़ाया है सॉल्यूशन चैप्टर को। ठीक है, तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा। तो आपको लिए ऑल द बेस्ट है। किसके लिए, ये चैप्टर आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बताइए, हम उसका रिप्लाई करेंगे, और आपको अगर डाउट है तो वो आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे जो हम कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या है, हमारा ये सॉल्यूशन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, और आई होप आप लोगों ने अच्छे से वीडियो लेक्चर देखे होंगे और अच्छे से अच्छी जानकारी भी पाई होगी वीडियो को देखकर, और अच्छे से अच्छे तरीके से आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना सीख गए होंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप इस चैप्टर में कुछ ऐसा नहीं बचा था जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। बोर्ड एग्जाम के लिए दिस इज इनफ फॉर यू, और इतना पढ़ के आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर ला पाएंगे। जो भी सॉल्यूशन से क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। बोर्ड के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो बोर्ड एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो अगर आपने सॉल्यूशन चैप्टर अच्छे से पढ़ा है मेरे साथ वीडियो लेक्चर में, तो क्या होगा, आपके जो सारे डाउट हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे, और बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है, सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम कौन सा चैप्टर करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो होगा उसका नाम होगा रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो आप लोग अच्छे से तैयार रहो नेक्स्ट चैप्टर के लिए। ठीक है, और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। और हाँ गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स जरूर बताइए गाइज। ठीक है, कमेंट में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो देखते हैं वीडियो और कमेंट भी नहीं करते हैं कि हाँ सर मुझे ये समझ में आया, मुझे सर ये समझ में नहीं आया। जब आप लोग कमेंट करते हो तो हमारा जो है कॉन्फिडेंस वो बढ़ जाता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, तो थोड़ा एक्साइट हो जाते हैं और पढ़ाने के लिए। तो गाइज आप लोग कमेंट करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक न्यू चैप्टर के साथ जो कि होगा हमारा रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।